प्रिय छात्राओं, आज हम टैक्स प्लानिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन की समस्याएं। कर नियोजन की समस्याओं को मुख्यतः हमने 3 भागों में विभाजित किया था: सामान्य समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं और संगठनात्मक समस्याएं। तो पूर्व क्लासेस में, इससे पहले वाले क्लासेस में हम सामान्य समस्याओं को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर नियोजन की प्रशासनिक विधान संबंधी समस्याएं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेचर प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखिए, कर अधिनियम एवं नियम में की जो अपूर्णता है या उसमें जो अस्पष्टता है या उसमें जो परस्पर विरोधाभास है, उसके कारण कई बार कर नियोजन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें जो प्रशासनिक समस्याएं हम ले रहे हैं, उसमें सबसे पहली समस्या हमारे पास आती है भाषा की समस्या। भाषा से यहाँ क्या तात्पर्य है कि कर अधिनियम एवं नियम का अंग्रेजी भाषा में होना। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेचर आर इन इंग्लिश। क्या है, देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो मूल भाषा है वो क्या है? हिंदी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक व्यक्तियों को नहीं है। लेकिन आयकर अधिनियम एवं नियम अंग्रेजी भाषा में तैयार किए जाते हैं। तो इससे जो सामान्य करदाता हैं, उनको कर अधिनियम एवं नियमों को समझना उनके लिए कठिन हो जाता है, और जब वो नियम और अधिनियम ही नहीं समझ पाते तो कर नियोजन करना और भी जटिल हो जाता है। दूसरी समस्या आती है प्रावधानों का परस्पर विरोधाभास, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो, क्या है, आयकर अधिनियम 1961 में अनेक बार संशोधन हो चुके हैं और इनका जो बेसिक जो स्वरूप था, इनका जो मूल स्वरूप था, वो काफ़ी कुछ परिवर्तित हो गया। तो कई बार ये परिवर्तन होते होते इनके आपस में, इनके बीच में एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिसको समझना करदाता के लिए मुश्किल हो जाता है और वो भ्रमित हो जाता है। और इस चक्कर में ही आप देखिए कि हमारे यहाँ आयकर संबंधी अनेक प्रकरण जो हैं वो न्यायालय में लंबित हैं। तीसरी समस्या हमारे पास आती है अधिनियम एवं नियमों में बार बार परिवर्तन। जैसे कि हमने पुराने, अभी इससे पहले वाले पॉइंट में भी देखा कि बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि आयकर नियोजन हमने शुरू से पढ़ा है एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। करदाता जो भी आयकर बचाने के लिए अपनी योजना बनाता है वो अल्पकालीन नहीं होती, वो दीर्घकालीन होती है। ऐसी स्थिति में अगर उसको यही पता नहीं है कि उसकी योजना आगे जारी रहेगी या नहीं, तो उसके लिए कर नियोजन करना और भी जटिल हो जाता है। अगली समस्या जो आती है वो है करदाता की सेवा के स्थान पर कर संग्रहण पर अधिक ध्यान देना। देखिए, हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसका जो मेन कंसिडरेशन है वो कलेक्शन ऑफ टैक्स पर ज़्यादा है, बजाय इसके कि असेसी को कोई परेशानी नहीं हो, इस पर ध्यान दिया जाए। जबकि कर प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि करदाताओं को उच्च किस्म की सेवा मिल सके, क्योंकि सरकार को किससे मिल रही है? रेवेन्यू करदाता से मिल रही है। इसलिए सर्वप्रथम यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि करदाता को सकारात्मक सहयोग मिले, जिससे सरकार को कर की वसूली अधिक से अधिक हो सके। तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा जो हमारी अगली समस्या आती है वो आती है पर्याप्त प्रशिक्षण एवं साधनों का अभाव, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। देखो, कर विभाग जो है वो अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण तो देता है कि वे किस प्रकार से करदाता को अधिक से अधिक सेवा प्रदान कर सके, अधिक से अधिक उन्हें सहयोग प्रदान कर सके। इसके अलावा प्रशिक्षण में उनको एकरूपता भी लानी चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि करदाता सभी तरह की सूचनाएं एवं फार्म समय पर अगर उसको उपलब्ध होंगे तभी वो सही से भर सकेगा। साथ ही साथ करदाता को प्रशिक्षित कर सकें, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के उनके लेखे तैयार करवाएं, उनके कर विवरणी तैयार हो, उनकी टीडीएस की कटौती या एडवांस को वो देखें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए हमारे जो आयकर अधिकारी हैं वो जो है, अगर वो खुद प्रशिक्षित हैं, तो वो करदाता को भी इसके संबंध में क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षित कर सकते हैं। आगे है कि कर निर्धारण एवं संग्रहण के पुराने तौर तरीके, यूज़ ऑफ आउटडेटेड सिस्टम एंड प्रोसीजर।
देखो, कर विवरणी कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत करने के पश्चात भी कर विभाग द्वारा कर निर्धारण एवं कर संग्रहण हेतु जो हमारे ऑर्थोडॉक्स या हमारे जैसे कहना चाहिए पुरातनवादी जो तौर तरीके हैं वही काम में लिए जाते हैं। करदाता को अनेक सूचनाएं हर वर्ष देनी होती है, जबकि पैन नंबर के साथ उन सूचनाओं को कर विभाग स्थायी रूप से अपने डेटा बैंक में सुरक्षित रख सकता है। जब पैन नंबर ही बन गया है हर करदाता का, तो हर बार करदाता उनको सारी सूचनाएं हर वर्ष दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस बात की तरफ भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वो कर संग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको सरल करे, ताकि करदाता को ऑनलाइन अपना जो है कर जमा कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। अगली समस्या आती है प्रयासों में दोहराव, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। देखिए क्या होता है, करदाता का बहुत अधिक समय जो है वो कर प्रतिवेदन हेतु लेखे तैयार करने में एवं कर विवरण प्रस्तुत करने में ही निकल जाता है। यदि सभी विभागों में परस्पर सहयोग रहे तो करदाता ये समस्त कर विवरणियाँ एक साथ एक स्थान पर भी प्रस्तुत कर सकता है। जबकि होता क्या है, इसके स्थान पर वो अलग अलग कर विवरण या टैक्स रिटर्न जो है वो करता है। जैसे इनकम टैक्स में अलग करेगा और उसको जो है वो जीएसटी की अलग करनी है, इसी तरीके से उसको जो है कस्टम एंड एक्साइज की अलग करनी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसको परस्पर विभागों में, अगर सारे विभागों में कोऑर्डिनेशन रहे तो करदाता एट ए टाइम एक बार में भी ये कार्य कर सकता है। इससे कर चोरी में भी क्या होती है, कमी आती है, और करदाता को भी ये मोटिवेशन रहता है कि उसका समय जो है वो कम से कम बर्बाद होगा, तो वो ज़्यादा तत्परता से अपना कार्य कर सकता है। इसी तरीके से काले धन को बढ़ावा, इंसेंटिव टू क्रिएट ब्लैक मनी। देखिए, हमारे यहाँ कर अधिनियम में कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है। अब कर प्रावधान सामाजिक व्यवस्था, भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार नहीं है। जैसे भारत में यदि किसी अवसर पर अनेक लोग उपहार स्वरूप राशि देते हैं, ऐसे समय में 50,000 रुपये से अधिक उपहार मिलने पर उसे आय मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे फिर क्या होता है, कर चोरी को बढ़ावा मिलता है। अगली जो समस्या प्रशासनिक आती है वो आती है ब्रिटिश कानूनों का प्रभाव। हमारा देश, हम सभी जानते हैं, लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में रहा और 1947 के पहले ब्रिटिश कानून ही भारत में लागू होता था। तो हमारा जो आयकर अधिनियम 1961 जो बनाया गया वो काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंसिव रहा, प्रभावित रहा, किससे, जो ब्रिटिश काल में अधिनियम तैयार हुए थे। जबकि भारत की जो आर्थिक स्थितियां हैं और सामाजिक स्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। तो आयकर अधिनियम में इस प्रकार के संशोधन भी करने चाहिए जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल रहे। अगली जो समस्या आती है वो आती है दीर्घकालीन कर नीति का अभाव। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो दीर्घकालीन प्रक्रिया कब सफल होगी, जबकि भारत में जो कर नीति है वो भी इस तरह की तैयार की जाए जो कि दीर्घकालीन तक कार्य करे, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो, तभी करदाता पूरी क्षमता से कर नियोजन कर पाएगा। अगली जो समस्या आती है वो आती है न्याय व्यवस्था खर्चीली एवं समय लेने वाली है, एक्सपेंसिव जुडिशियरी है। कर प्रशासन में एक और ये गंभीर समस्या है कि यदि किसी करदाता से अधिक कर वसूली की जा रही है तो भी वह न्यायालय की शरण में जाने से हिचकिचाता है, क्योंकि भारत की जो अपनी न्याय व्यवस्था है वो बहुत खर्चीली है और न्याय मिलते मिलते बहुत अधिक समय लग जाता है। इस प्रकार कई बार अन्य जो करदाता है वो कर अधिकारियों के गलत निर्णय को भी स्वीकार करता है और मन को दुखी करके क्या करता है, वो कर का भुगतान करता है, और कर अधिकारी क्या करते हैं, इस चक्कर में अपनी मनमानी करते हैं। अगली समस्या आती है कमजोर प्रबंध व्यवस्था। भारतीय कर अधिनियम में यदि करदाता से कोई त्रुटि हो जाए अथवा वो कर की चोरी करता है तो उसे कठोर दंड व्यवस्था दी जाती है, परंतु यदि प्रशासनिक अधिकारी अपने निर्णय लेने में कोई त्रुटि कर दे या मान लीजिए कर निर्धारण में कोई विलंब कर ले या जानबूझकर करदाता को परेशान करे तो उसके लिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे भी करदाता के मन में कुंठा उत्पन्न होती है। फिर है राजनीतिक परिवर्तन। देखो, हम देखते हैं कि केंद्र सरकार का गठन करते समय अत्यधिक राजनीतिक उथल पुथल होती है। इस कारण से यदि किसी पार्टी का कर प्रावधानों के संबंध में कोई विचार अथवा नीति होती भी है तो उसको लागू करना संभव नहीं हो पाता और हर बार नई राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से कर प्रावधानों में संशोधन करती हैं।
अगली जो समस्या हमारे पास आती है वो आती है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कर प्रावधानों का दुरुपयोग। कर अधिनियम में अनेक स्थानों पर कर अधिकारियों को विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर अपने मामलों को निपटाने का अधिकार दे दिया गया है। तो अधिकांश समय हम ये देखने में आता है कि कर अधिकारी इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, अपने हित में करते हैं तथा अनुचित लाभ उठाकर इसका प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के ये करदाता के हित में नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखी ये कुछ उपरोक्त प्रशासनिक समस्याएं हैं जो करदाता को कर नियोजन में परेशानी उत्पन्न करती है। अब हम देख रहे हैं कर नियोजन की संगठनात्मक समस्याएं। देखो, हम सभी जानते हैं कि कर अधिनियम में अनेक प्रकार की धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, उनके वर्गीकरण एवं नियम होते हैं। एक सामान्य करदाता के लिए कर नियोजन करते समय इन सभी को याद रखना, इनको समझना और इनको उपयोग में लाना मुश्किल कार्य हो जाता है। उसमें यदि कहीं भी चूक हो जाए तो उसका ये जो कर नियोजन है ये कर चोरी में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे में कर प्रबंधन का कार्य करदाता के लिए इतना आसान नहीं रहता। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी संगठनात्मक समस्याएं आती है। पहली आती है स्वयं के कर्मचारियों द्वारा कर प्रबंधन। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मान लीजिए करदाता स्वयं अपने स्तर पर यदि कर प्रबंधन करता है तो उसे कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं। देखो, यदि करदाता का व्यवसाय बहुत विस्तृत है तो वह कर संबंधी मामलों के लिए अलग से प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों को रख सकता है जो कि कर प्रबंधन सभी संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको सही समय पर पूरा कर सकें। इस प्रकार यदि मान लीजिए स्वयं के कर्मचारी नियुक्त करता है तो करदाता को कई इससे लाभ हो सकते हैं, क्योंकि देखो कर नियोजन यदि मान लीजिए उसे सुचारू रूप से जारी रखना है तो ऐसी स्थिति में वो अगर अपना स्टाफ रखता है तो कार्य में निरंतरता रहती है, कार्य जो है वो समान गति से चलते हैं। इससे करदाता पर ब्याज एवं अर्थदंड संबंधी कार्यवाही नहीं होती है। ये अब हम क्या कर रहे हैं कि करदाता के जो भी संगठनात्मक समस्याएं हैं उनको करदाता दूर कर सकता है। कब? जबकि वो स्वयं के कर्मचारियों द्वारा कर प्रबंधन करता है, जिससे कार्य में क्या रहती है, निरंतरता रहती है। कार्य सही समय पर पूर्ण हो जाता है, कार्य में निपुणता आती है, कार्य में गोपनीयता भी रहती है, क्योंकि जब आप ही के स्टाफ द्वारा किया जा रहा है तो इसमें गोपनीयता भी रहती है। सही एवं शीघ्र निर्णय समय पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई जटिलता आती भी है और निर्णय लेना है तो वो अपने स्टाफ से उसका समाधान कर सकता है। ये मितव्यतापूर्ण भी रहती है। मितव्यतापूर्ण कैसे रहती है कि यदि उसी का स्टाफ ये कार्य कर रहा है तो उसे केवल भुगतान करना है वेतन का। इसके अलावा उसको समय समय पर यदि कोई सलाह लेनी है, किसी तरह की मान लीजिए कोई कार्यवाही करनी है तो वो सभी उसके स्टाफ के द्वारा कर लिया जाता है। इससे अनावश्यक खर्चों से वो बच जाता है। इसी तरह करदाता अपने कर प्रबंधन के कार्य को आसान बना सकता है। कैसे? बाहर के कर्मचारियों द्वारा कर प्रबंधन की में मदद लेके। यदि वो ऐसा करता है, बाहरी सलाहकारों से क्या मतलब है, जो कि प्रोफेशनल है, जैसे सीए हैं या मान लीजिए एलएलबी हैं, जो इस तरह की डिग्री रखते हैं, जो कि कर नियोजन संबंधी कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हैं, जैसे जो कर सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, जो पर्याप्त योग्यता रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो निर्धारित शुल्क दे करके नियुक्त कर सकता है, जो कि उसका ये कर प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। उसके क्या लाभ हैं? विशेष योग्यता एवं अनुभव का लाभ मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, उसके लिए वो प्रोफेशनल्स हैं, तो वो समय समय पर कर प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। मितव्यता रहती है। वही बात है, एक निश्चित फीस के आधार पर यदि उनको नियुक्ति कर दी गई है तो वो क्या करेंगे, पूरे डिवोशन के साथ वो कर सलाहकार जो हैं उसे समय पर उचित जो है सलाह देंगे, ताकि इससे क्या होगा, उसके अनावश्यक खर्चे बचेंगे, मितव्यता रहेगी। नवीनतम जानकारी एवं तकनीक का लाभ मिलता है। नई से नई जानकारी, क्योंकि वो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं जिनको आपने अपॉइंट किया है, करदाता ने अपॉइंट किया है, उन्हें सभी नियमों का, अधिनियमों का ज्ञान रहता है, तो वो समय समय पर उनकी सलाह मिल जाने से क्या होता है, करदाता को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। इसी तरीके से सही निर्णय ले सकता है करदाता। कई बार क्या होता है, किसी तरह का यदि कानूनों में या प्रावधानों में विरोधाभास है और ऐसी स्थिति में यदि कोई निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है तो कर सलाहकार इस संबंध में शीघ्रता से सही निर्णय प्रदान कर सकता है, जिससे भविष्य में अगर करदाता को किसी तरह का कोई नोटिस या अपील अगर हो तो उससे वो बच सकता है।
विश्वसनीयता रहती है, कॉन्फिडेंशियल रिलायबिलिटी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आप प्रोफेशनल व्यक्तियों की जो कि पर्याप्त योग्यता रखते हैं, उनका अनुभव के आधार पर आप सलाह लेकर कर प्रतिवेदन तैयार करते हैं, तो आश्वस्त रहता है करदाता इस कार्य के प्रति कि उसने जो कार्य किया है वो सही है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसी तरीके से बाहरी सलाहकारों को बदलना आसान होता है। कैसे? कि आपने उनको नियुक्त किया है, आपने देखा यदि वो कोई करदाता यदि ये महसूस करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए जो पेशेवर व्यक्ति हैं, जो सलाहकार हैं, वो सही कुशलता से कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त योग्यता को वो नहीं अगर काम में ले पा रहे हैं, तो उनके लिए उस स्टाफ को बदलना आसान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर प्रबंधन करने के अलग अलग लाभ हानि हैं। अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसके कुछ समाधान भी हैं। इसलिए कर प्रबंधन एक जटिल कार्य तो है, परंतु यदि उसमें उचित सावधानी से कार्य किया जाए तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इस कार्य को स्वयं के कर्मचारी नियुक्त करके करवाने का विकल्प केवल बड़े करदाता ही चुन सकते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवसाय की पर्याप्त आय होती है और उनके यहाँ कर प्रबंधन का कार्य भी अधिक होता है। इसके विपरीत अगर मान लो छोटे व्यापारी हैं जिनकी कुल कर योग्य आय कम है, तो वो बाहरी कर सलाहकारों से कर प्रबंधन करवाना उनके लिए क्या रहता है? श्रेष्ठ रहता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कर नियोजन एक ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें सामान्य समस्याएं भी आती है, संगठनात्मक समस्याएं भी आती है, प्रशासनिक समस्याएं भी आती हैं, परंतु करदाता कर सलाहकार अपने कर्मचारियों से लेकर कर को नियुक्त करके या बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करके इन कई समस्याओं से वो बच सकता है। आज हमने जिस विषय पर चर्चा की, इस पर हमने जो है कर संबंधी समस्याओं को हमने देखा। अगली क्लास में हम मिलेंगे। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।